हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बीरेन भैया। तो आज हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं आपके लिए और उसका 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए। तो आई मोस्ट वेलकम यू इन योर यूट्यूब चैनल हमारी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर जैसा कि आपको बताया डिस्कस किए हैं और टोटल क्वेश्चन 16 होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं जहाँ से करंट अपना फ्लो होता है। देखिए बैटरी लगाओ, यहाँ से दुख 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 ये करंट फ्लो हुआ और ये एम्पियर के पास आता है। एम्पियर क्यों लगाते हैं? एम्पियर मेज़र करता है, ये क्या करता है? मेज़र करता है करंट को। ओके, करंट को मेज़र करता है। हाँ, और करंट की एसआई यूनिट भी एम्पियर है। तो यहाँ से जब ये आया तो इस पथ को जहाँ से करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ओके, मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है और ये कुलाम है एसआई यूनिट चार्ज का, और टाइम सेकंड से हम डोनेट करते हैं। ओके, तो ये जनरली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि एम्पियर किसका एसआई यूनिट है, और ये एमपी बोर्ड में पूछ भी चुका है। और चार्ज आपको बता दो ये कुलाम का है। तो यहाँ से एक हम फॉर्मूला पाते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, यहाँ क्यू क्या है? क्यू अपना चार्ज है और टी से टाइम है। चार्ज का एसआई यूनिट आपको बता दो कुलाम होता है और टी का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और करंट का तो बता ही दिए हैं, एम्पियर होता है। करंट आई से डिनोट होता है, चार्ज क्यू से डिनोट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यही सेम चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, करंट इजक्वल टू क्यू अपॉन टी। और इसके जब हम एस आई फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है एम्पियर, करंट का एस आई यूनिट एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर इजक्वल टू 1 कूलम अपॉन सेकेंड। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज़ 1 एम्पियर। सीबीएसई बोर्ड में जनरली क्वेश्चन पूछता है। तो जो ये भी हम फार्मूला पढ़े इसी पे चलिए कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। और न्यूमेरिकल 2013 में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। यहाँ पास बोला है कि अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू द कंडक्टर ऑफ फॉर 2 मिनट्स। ये एमपी बोर्ड में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ अपना करंट दे दिया है कि 10 एम्पियर है। ओके, और 2 मिनट्स, टाइम दिया 2 मिनट्स। तो मिनट्स को ऑफकोर्स हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो जैसा कि आपको देख सकते हैं यहाँ करंट हम दिया है और ये फॉर्मूला बैठा है, टाइम अपना निकल आया। ओके, सॉरी, क्या पूछा था? चार्ज पूछा था, चार्ज अपना निकल आया। ओके, चार्ज को हम एसआई यूनिट में लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट कर सकते हैं। तो चार्ज का एसआई यूनिट आपको पता है कुलाम होता है। इसलिए आपको अगेन बोल रहा हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको मेमोरी में रखने की कोशिश कीजिएगा ना। चार्ज क्यू से डोनेट करते हो, इसकी एसआई यूनिट कुलाम्ब होती है। ओके, लेट मूव। तो इसी क्वेश्चन में पूछा है इफ़ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस देन द कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होता है एन। ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई से डोनेट होता है। तो चलिए इसका देखते हैं। और पहला पार्ट हम लोग निकाल लिए हैं कि यहाँ पास चार्ज निकालने के लिए बोला गया था, तो जो ये फॉर्मूला से निकला हुआ है। ओके, तो यहाँ पास अब देखिए जो सेकेंड का अपना है कि यहाँ पास निकालने के लिए बोल रहा है टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है? आपका चार्ज है, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ई जनरली आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ कुलाम्ब होता है। हालांकि यहाँ पास दे दिया है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बड़े आसान से निकाल सकते हैं। तो ये एक ठो न्यू फार्मूला होगा जो आपको पता होना चाहिए। ओके, यस, लेट मूव अगेन अहेड। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा कि करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, हाँ। और इसकी एफ आई यूनिट जब फॉर्म में लिखते हैं तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है, ठीक है। ये करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन आ गया बोल्ट। ओके, बोल्ट। तो बोल्ट भी होता है, बोल्ट इक्वल टू
तो वोल्ट इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ओके, तो वर्क डन की एसआई यूनिट आपको बता दूँ तो ये जूल होती है बेटा। ओके, और चार्ज की एसआई यूनिट तो आपको पता ही है, कुलाम होती है ना, कुलाम, कुलाम सॉरी, कुलॉम्ब। ओके, और बोल्ट की एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, जो कि भी से डोनेट होता है। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ वन बोल्ट। ओके, तो वन बोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम्ब। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं बोल्ट क्या है, बोल्ट है एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 2009 में आया हुआ, डिफाइन द टर्म बोल्ट। तो बोल्ट क्या है, एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो वर्क जैसा आपको मैं बताया हूँ, इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, चार्ज की एसआई यूनिट कुलाम्ब होती है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डोनेट किया जाता है। तो अब इसी को हम रिलेशन देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पास मैंने लिखा हुआ है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन कुलाम्ब। ओके, तो यहाँ पास लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज़ 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल वर्क इज़ डन टू रिक्वायर्ड मूव 1 कुलाम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कहने का मतलब है, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पास बताया है कि जो चार्ज है 1 जूल, 1 जूल चार्ज को कितना वर्क किया जाए एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाने में, उसी को 1 वोल्ट बोलते हैं। ओके, तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ बैटरी 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कुलॉम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भी हमको निकालना है। ओके, यहाँ पास देखिए आपको दे दिए ये वर्क डन दिया हुआ है, जूल है मतलब वर्क डन है, तो अपने पास वर्क है अपने पास, और कुलाम चार्ज इतना दिया हुआ है। तो अपने को पता है कि 1 वोल्ट इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, सॉरी चार्ज, ये अपने पता है, इसी में अपन रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हाँ, तो जैसा कि वर्क डन आपको दे दिया 100 जूल एंड कुलाम इज दिस, तो सिंपली हम रखें फॉर्मूला में और अपना आंसर आ गया है जूल, जूल पर कुलाम में। तो ये लिखना, एसआई यूनिट बार बार लिखना बहुत ज़रूरी है, बार बार बोल रहा हूँ। ओके, बहुत हो गए पुराने क्वेश्चन, अब हम कुछ नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्या आप पुराने क्वेश्चन को भूल जाएं? नहीं नहीं, वो तो अपना कॉन्सेप्ट है एंड कॉन्सेप्ट इज़ पावर। ओके, तो लेट्स मूव अहेड एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप बहुत अच्छे समझिएगा इसको, है ना। 2016 और 2020 में भी सीबीएसई बोर्ड ने पूछ चुका है, 2019 एमपी बोर्ड ने पूछा है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ओम्स भैया बोलते हैं हमारे कि अगर कोई वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है ना, तो करंट बढ़ाने से, मैंने क्या बोला, वायर में करंट दौड़ रहा है और करंट बढ़ाने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाता है। लेकिन लेकिन एक चीज़ बहुत उन्होंने बोला था कि टेम्परेचर जो है अनचेंज होना चाहिए, टेम्परेचर पूरे वायर में अनचेंज होना चाहिए। ओके, तो जैसे ये वायर है, इसमें जो करंट है, जो करंट बह रहा है, करंट को अगर जो भाई हम बढ़ाएंगे, कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। ओके, नो नो नो, दिस इज़ नॉट साइन मैन। हाँ, तो करंट अगर जो बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अपना बढ़ेगा। तो ये बोल्ट बोलते हैं, ये ओम्स लॉ बोलता है ना। ठीक, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पास एक कंडीशन है, जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर जो हमको टेम्परेचर इसका सेम नहीं रहना, सेम रहना चाहिए, है ना, और तभी ये
करंट बढ़ाने से वोल्ट भी बढ़ेगा। तो यही ओम्स भाई बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर आई क्या है, करंट है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बट टेम्परेचर शुड बी रिमेन सेम। यहाँ पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सेम होता है यार, जैसे एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। इनवर्सली में मतलब क्या होता है, एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरा चीज़ घटेगा। इनवर्सली का साइन ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल इसी को लाइक हीट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, हीट को बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस घटेगा, रजिस्टेंस को घटाएंगे तो हीट बढ़ेगा। दिस इज़ योर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। तो इसमें ये ठीक है, डेफिनेशन आप समझ गए हैं तो आप बता देंगे, लेकिन इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। वही जो हम लोग बोल रहे हैं ना कि आई को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, उसके ग्राफ ही देख लेते हैं। लाइक यहाँ ये अपन इसमें भी ले लेते हैं और ये आई अपना करंट। फॉर एग्जांपल करंट 1 एम्पियर था, वोल्ट भी 1 एम्पियर, तो यहाँ पास करंट को अब 2 कर दिए तो वोल्ट भाई भी 2 हो गए। करंट को हम 10 कर दिए तो ये भी 10 होगा, तो ये अप्रोक्स यहाँ आ रहा है। तो ये कोई ऐसा हमको ग्राफ मिल रहा है। तो ये है अपना ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड आई, भी एंड आई के बीच में ग्राफ है। और ये क्या देता है, ये हमको रजिस्टेंस देता है। ओके, रेजिस्टेंस। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे आगे। जो ये जो लाइन है, ये स्लोप है, ये रजिस्टेंस है ना। जैसे कि क्वेश्चन में आपको बोला है, क्वेश्चन में बोला है आल्सो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, व्हाट कर्व यू गेट, कौन सा आप कर्व पाओगे। ओके, एक्सप्लेन द ग्राफ रिस्पेक्ट टू रजिस्टेंस, रजिस्टेंस के। तो यहाँ पास मैंने लिखा है, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक आर आएगा जो कि अपना रजिस्टेंस होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, विच रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ वी आई। मतलब आर जो है वो ये आर है बोल सकते हैं आप। ओके, ये आर वी आई का स्लोप ऑफ वी आई गिव रजिस्टेंस आर। ओके, थर्ड नंबर। तो सर आप धीरे से बोल दिए रजिस्टेंस, लेकिन रजिस्टेंस क्या है? तो रजिस्टेंस एस आई यूनिट है ओम्स का, है ना, एस आई यूनिट ऑफ ओम्स। तो अपना रजिस्टेंस है, एस आई यूनिट इज़ ओम, इसकी एस आई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जा चुका है 2019 और 2014 में कि व्हाट इज़ 1 ओम्स। तो रजिस्टेंस जैसे मैंने बोला ओम्स होता है, तो यहाँ पास ओम अपना लिख दिए। रजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, वी इज़ अ वोल्ट, ये आई इज़ अ एम्पियर। देन अच्छा ये बता सकते हैं क्या, ये क्या है 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कंडक्टर इज़ 1 वोल्ट एंड करंट इज़ 1 एम्पियर, देन रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज़ 1 ओम। ओके, ये एक क्वेश्चन पूछा है 2009 में कि ड्रा द सर्किट कॉन्सिस्ट टू सेल जो इतना वोल्ट दे दिया है और ये रजिस्टेंस अपना दे दिया है। तो यहाँ से अपना ये बैटरी लगाना है यहाँ पास, ये करंट फ्लो करेगा और ये रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ, तो उसको सीरीज में मतलब एक साथ लगा देना है। ओके, तो ये की को ओपन रखना है, क्लोज रखना है, सॉरी। इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन डिस्कस हम किए हुए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि सिंबल हमको ड्रॉ करना है। सॉरी, सिंबल का मीनिंग थोड़ा गलत है। तो यहाँ पास इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक सेल में एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहता है, वहीं बैटरी में बहुत सारे सेट आ जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो बड़ा वाला रहता है उसको पॉजिटिव करते हैं और जो छोटा वाला रहता है निगेटिव करते हैं। सिमिलरली इसमें ओपन प्लग के लिए ये होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टिंग, दिस इज साइन। एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, रजिस्टर बोल दीजिए या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दीजिए। वेरिएबल मैंने क्या बोला, वेरिएबल रेजिस्टेंस, नॉट रजिस्टेंस। रजिस्टेंस के लिए अपना ये है, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ये रजिस्टेंस का साइन है। जब यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देगा तो यहाँ आप क्रॉस कर देंगे, ओके, एरो कर देंगे, सॉरी। तो
ये दोनों बीच में आप जान लीजिए डिफरेंस। बल्ब के लिए सिंपल। तो ये क्वेश्चन 2019, 2022 और सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछ चुका है। एमपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, 2019 और 2022 में पूछा, 20 में भी पूछा इवन। ओके, तो आप इसको एमपी बोर्ड वाले तो बहुत अच्छे से कीजिएगा। इवन आप जो एनसीईआरटी में जितने भर दिया हुआ है सब आप देख लीजिए एक बार। तो ये एक और अलग टॉपिक अपना आ गया, ये समझ लीजिए रामबाड़ आपके लिए है। क्योंकि ये रामबाड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक हमेशा पूछा जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है ना। जैसे सीबीएसई की बात किया जाए जो है, तो एमपी बोर्ड की बात किया जाए। ओके, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि रजिस्टेंस, ये कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसमें अपना रजिस्टेंस डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पास कुछ 4 चीज़ें हैं जिसमें अपना रजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहले तो वो लेंथ पे, वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। तो रजिस्टेंस बढ़ेगा वायर की लेंथ बढ़ाने से। तो वही बोलता है कि रजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, या लेंथ ऑफ कंडक्टर आप बोल दीजिए। और रजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, इम्पॉर्टेंट है। ये दो दो फैक्टर हो गया, मैंने बोला 4 चीज़ के पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है रजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये 4 चीज़ें जिसमें अपना रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ वायर एंड नेचर ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। जो पहले अपन डिस्कस 2 चीज़ कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से एक चीज़ का और निर्माण होता है जब ये दोनों चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ का निर्माण होता है कि वो रजिस्टिविटी, जिसको हम रो बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम दोनों को फ्रॉम 1 and 2, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ आपको कांस्टेंट मिलेगा रो। रो क्या है? रजिस्टिविटी है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। और एक बात बता दूं, जितनी लो रजिस्टिविटी रहेगी, हाँ, जितनी लो रजिस्टिविटी रहेगी, इलेक्ट्रिकसिटी कंडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी वो कंडक्टर की, है ना। तो यही पास मैंने लिखा, लो रजिस्टिविटी मोर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, कोई वायर अगर जो बहुत कम रजिस्टिविटी है उसकी, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने का मतलब करंट दौड़ने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, बहुत बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए, है ना। तो ये याद रखें, रजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस आप बोलते हैं, इसका मतलब होता है रुकावट, है ना, कि करंट जब जा रहा है तो उसको रुकावट हो। तो आप खुद ही सोचिए, अगर जो रुकावट होगी तो करंट कैसे फ्लो करेगा? जितना कम रुकावट रहेगी उतना अच्छा करंट फ्लो होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पूछा है कि वाई मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच ग्लास इज़ बैड। ठीक है, मेटल क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो जैसा कि अभी आपको बताया, इसके पास लो रजिस्टिविटी होती होगी, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वाई एलॉय आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, है ना। इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस कौन कौन से थे? जैसे आपके घर में आयरन होगा, इलेक्ट्रिक आयरन यानी प्रेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर है। तो ये हम यहाँ पास एलॉय क्यों यूज किया जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है कि ये वाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज metal have low resistivity, alloy have high resistivity and do not burn at high temperature. This is reason they used in electric heating device like electric iron and bulb. Okay, यानी हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एलॉय का हाई रहता है और हाई रजिस्टिविटी भी होता है, जिसके कारण से ये बर्न नहीं होता हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, एलॉय हैव हाई रजिस्टिविटी एंड do not burn at high temperature, this is reason they used in electric device. okay, तो बेसिकली कहने का मतलब वही है, हाई रजिस्टिविटी होगी, है ना, तो वो बर्न नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए यूज करते हैं। टंगस्टन भी यूज किया जाता है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल आया हुआ है 2014 में,
जिसमें बता दिया कि एक वायर है जिसकी रेडियस दिया हुआ है अपने को, और उसका रजिस्टिविटी दिया, रजिस्टिविटी मतलब रो दिया हुआ है ना। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, आर इक्वल टू रो एल ए अपॉन ये, और एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं रेडियस दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो ये हो गया 10⁻⁴ मीटर। ओके, ये आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पास लेंथ निकालने के लिए बोला है, लेंथ ऑफ वायर, तो सेम फार्मूला, ये फार्मूला यूज करके निकाल दिया है। ठीक है, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। और एक क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर लेते हैं, रियोस्टेट के बारे में। जो रो होता है ना, रो, इसके बारे में। रो क्या है? डिवाइस यूज टू चेंज रजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स। ओके, रजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं जहाँ वोल्टेज सोर्स चेंज नहीं होता, उसके लिए रिस्टोर्ट यूज किया जाता है। ओके, ये एक और अच्छा टॉपिक है जिस जहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू जनरली पूछे जाते हैं। रजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और 2020 में कंटिन्यूसली, यार सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कंटिन्यूसली 2020, 19, 18 यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं, डायरेक्टली वो यही बोलते हैं, मतलब अगर जो हम करंट को मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो हमारा रजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड होगा। तो एक बात आपको बता दूं, जब हमारा रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा तो अपना करंट मिनिमम रहता है। ओके, यानी जब रजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं लाइक दिस, ये इसको सीरीज बोलते हैं। ये जब हम सीरीज में रजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा करंट क्या होता है? करंट हमारा मिनिमम होता है, मिनिमम। ओके, अब जब यही चीज़ अगर हम पैरेलल में कर दिए, ठीक है, कुछ ऐसा और ये ऐसा, यानी अब हम रजिस्टेंस को आप देख रहे हैं कि हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, रजिस्टेंस ये पैरेलल में हो गया, तो यहाँ पास आई क्या होता है? मैक्सिमम होता है। हाँ, आई क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ओके, आई मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पास मैंने लिखा है 2017, 18, 19, 20, मतलब सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है ये ईयर में। एग्जैक्टली ऐसे नहीं पूछा है, 2017 में एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा था, लेकिन ये 2019, 20 जो लिख दिया हूँ इसको सिमिलरली ऐसे ही पूछा है। तो यहाँ पास आपको दे दिया हुआ है कि जो दो रजिस्टर उसको 10 ओम है, 10 ओम और 5 ओम है, जो कि बैटरी ईएमएफ ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है 6 वोल्ट। ईएमएफ ऑफ बैटरी मतलब यहाँ भी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। बताना है कि मिनिमम करंट कब फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा। तो मिनिमम करंट कब फ्लो होगा आपको बताया था कि जब रजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाएंगे। ओके, और मैक्सिमम करंट कब फ्लो होगा? जब रजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पास वही बोला कि आप कैसे करंट रजिस्टेंस को लगाएंगे और उसका करंट टोटल कैलकुलेट कीजिए, कितना करंट आएगा। तो यहाँ पास बेसिकली हमको करंट निकालने के लिए बोल रहा है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या करंट होगा, पैरेलल में करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम यहाँ पास मिनिमम करंट के लिए हम आर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब आर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पास आर इक्विवेलेंट हो गया। अब वी नो फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पास आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया है? 15, और भी अपने को पता है दिया हुआ है, तो आई अपन निकाल लेंगे। मैक्सिमम करंट के लिए निकाल लेंगे यहाँ पास। तो आर को यहाँ पैरेलल में होना चाहिए, जब आर पैरेलल में होता है तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। लेकिन जब आर इक्विवेलेंट यहाँ निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है R1 प्लस 1/R2। ओके, दिस इज़ योर फार्मूला। तो यहाँ पास जब रखा है तो अपना आर इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पास आई निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा है कि एक पर्सन है, उसको इतना ओम कनेक्ट करना है, ठीक है, इतना ओम कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है। सॉरी, यहाँ पर बोले मैक्सिमम रेजिस्टेंस विल बी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा? मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा? जब उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो जब इसको सीरीज में 5 रेजिस्टेंस को अलग अलग जब जोड़ दिए तो 1 ओम आ गया है। ठीक है, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक का अपन लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि 2017 में आईसीएसई बोर्ड में पूछ चुका है।
तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली इसी प्रकार क्वेश्चन अगर जो आप कर लेंगे तो मोस्ट पूरा क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे कि जब हम पैरेलल में करेंगे कनेक्ट, कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रजिस्टेंस क्या होगा, आई क्या होगा, आर क्या होगा। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन करने के लिए हमको पहले रजिस्टेंस का सीरीज में कनेक्ट है तो उसका फॉर्मूला सीरीज में कनेक्ट करके निकालना पड़ता है, फिर वो कैसे कनेक्ट है उस हिसाब से निकालना पड़ता है ना, पैरेलल कनेक्ट। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पास बेसिकली उन्होंने रजिस्टर दे दिया है और वोल्ट भी दे दिया है, वोल्टेज है ना। तो करंट निकालना है, करंट कितना होगा। करंट यहाँ पास प्लस होगा या माइनस होगा, जहाँ प्लस होगा वहाँ से करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पास देखेंगे, देखिए आप ये रजिस्टेंस सीरीज में, तो इसको पहले हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये जब ये ऐसा ये कुछ ऐसा, ये जब जोड़ दिए तो इसको 6 हो गया। और नीचे वाला अपना कितना है, नीचे वाला है अपना ये 3 है। तो अब देखिए पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगाया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/6 तो यहाँ पास आ गया आर इक्विवेलेंट 2 ओम। फिर अपना आई निकालना है तो ओम्स लॉ लगा दें, वी इक्वल टू आई आर एंड दिस वी गेट वी के सामने हमको ओके सॉरी यहाँ पास आई आया हुआ है तो आई इक्वल टू, ये एम्पियर लिखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहा है और ये अपना नया टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो 2014 में क्वेश्चन आया है कि कोई एक वायर है जो 5 एम्पियर करंट लेता है मेल्ट होने में। मेल्ट ऑफकोर्स वो हीट होके मेल्ट होगा। अदर वायर जो अब जो न्यू वायर है अपना वो 10 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। तो अब नया वाला वायर जो है तो उसका ये रेडियस क्या होना चाहिए, वो छोटा होना चाहिए मतलब कि बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पास हमको दो चीज़ याद रखना है ही, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हीट इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर और आर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और एक बात बता दूं, यहाँ पास हीट दोनों के लिए सेम ही लग रहा है ना, मेल्ट होने के लिए हीट तो सेम ही लगेगा ना। तो यहाँ पास हम देख लिए हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फर्स्ट वायर, हाँ, जब रजिस्टेंस R1 था तो यहाँ पास 525 R1 और हीट प्रोड्यूस टू सेकेंड वायर जब रेजिस्टेंस R2 था तो ये आया हुआ। आई अपना दिया हुआ है दोनों में अलग अलग 5 और 10, तो यही हम लोग रख दिए हैं, ठीक। और सेम हीट इज़ डिज़ायर्ड फॉर बोथ वायर, देन हीट को हम इक्वल कर सकते हैं और हीट इक्वल करने से हमें ये आया। और यहाँ पास हमको मिला कि R2 इक्वल टू R1/4। ओके, तो यहाँ पास आप सीधे देख सकते हैं कि R2 का रेजिस्टेंस स्मॉलर है। और जब रेजिस्टेंस स्मॉलर है तो एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब एरिया ज़्यादा होगा तो अपना रेडियस भी ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं कि वी नो ये आप बोल देंगे बी नो रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/area एंड R2 हैज स्मॉलर एरिया रेजिस्टेंस, हेंस लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया एंड गिव द लार्ज रेडियस। ओके, तो न्यू वायर हैज़ लार्जर एरिया। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जब पढ़ रहे तो हमको ये फार्मूला यहाँ पास याद रखना पड़ेगा और कुछ और फार्मूला जो आपको बता रहा हूँ जो MCQ में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ वर्क डन का फार्मूला हो जाता है VIT जब टाइम इंट्रोड्यूस हो जाता है। और एक और हीट का फार्मूला I²RT और एक और हीट का फार्मूला होता है V²/RT। ओके, तो ये आप थोड़ा लर्न कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और हीट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट इज़ नॉट रेडियस, इट इज़ रेजिस्टेंस। ओके, तो फाइनली हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है MP बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए, इसलिए इसको बिल्कुल अब छोड़ के तो मत जाइएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है, पावर SI यूनिट है किलोवाट की। ओके, जहाँ ये मैंने लिखा है पावर इज SI यूनिट ऑफ किलोवाट, है ना। तो पावर इक्वल टू V/I होता है, जैसा कि आपको मैं यहाँ लिखते हूँ स्टार बना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। 2014 में क्वेश्चन पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है P=VI पे बेस कि दो लैंप हैं, जो पहला 100 वाट का है और दूसरा 220 वाट का वोल्ट का, है ना। सॉरी, इस पहला जो है तो 100 वाट का और इतना वोल्ट है। और नेक्स्ट इज़ दिस कनेक्टेड इन पैरेलल सप्लाई, हीट इज सप्लाई, करंट और करंट निकालना है यहाँ पास। तो बेसिकली पहला करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/V
एंड न्यू रजिस्टेंस न्यू करंट पता करना, दोनों को जोड़ देंगे तो ये अपना न्यू करंट आ गया। ओके, इसको फास्ट मूव करो क्योंकि आप इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। एकदम सिंपल है, इसके बेस पे है और आई निकालना था, पी और भी दे दिया है बस। यहाँ बस आपको ये सिखा रहा है कि आप पावर को जान लीजिए, वॉट से डोनेट करते हैं, ये चीज़ पावर को वॉट से डोनेट करते हैं, और बोल्ट को तो आपको पता ही था, है ना। अब सिमिलर क्वेश्चन 2019 में आया था कि आपको पावर दे दिया है, बोल्ट दे दिया है, तो करंट निकालना है। तो करंट आप निकाल सकते हैं फार्मूला से। कौन से फार्मूला से? P इक्वल टू V एंड I। ओके, तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल लिए इसके लिए, ये अपना एम्पियर पे करंट आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि ओके, फाइंड फाइंड रजिस्टेंस ऑल्सो, रजिस्टेंस भी पता करना है। यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। इफ़ गिवन बल्ब इज़ प्लेस्ड बाय, अब इतना पावर हो गया है और इतना उसका वोल्ट हो गया है। विल एनी चेंज इन करंट और रजिस्टेंस, क्या कोई भी चेंज करंट में या रजिस्टेंस में आएगा, आपको पता करना है। यहाँ पास पावर भी दे दिया है और रजिस्टेंस भी पूछ रहा है, लेकिन हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, यहाँ कहाँ पावर आएगा सर। नहीं, यहीं से हम एक और फार्मूला ड्राइव करेंगे जो कि P इक्वल टू वी आई होता है, हमको पता है V इक्वल टू आई आर। ओके, तो यहाँ पास हम R बोल सकते हैं, V अपॉन आई बोल सकते हैं यार। ओके, और जब हम रजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई लिखेंगे तो यहाँ पास पावर यूज करके I इक्वल टू V अपॉन आई P अपॉन V यहाँ से। ओके, जब रेजिस्टेंस पे रखें तो हमारा एक नया फार्मूला आया V स्क्वायर अपॉन P, यही फार्मूला यूज करके हम यहाँ पर रखेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P, ये फार्मूला अपने को यहाँ से ड्राइव हुआ। और फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस जब 40 है तो पावर जब 40 है तो रेजिस्टेंस ये अपना आया। और नेक्स्ट केस में अपना जब पावर 25 है, ये देखिए 25 अलग अलग, ये 25 सेकंड केस में, पहले केस में 40 दिया है ना, सॉरी पहले केस में 40 दिया हुआ है, नेक्स्ट केस में 25। तो पहले हम 40 के लिए निकालें। ठीक, क्वेश्चन यहाँ पास दिया है ना कि रजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पास देखिए रजिस्टेंस इन फर्स्ट केस पावर 40 है तो रेजिस्टेंस ये आया, और यहाँ पास आई तो पहले निकाल लेते, फिर भी हम यहाँ आई निकाल के दिखा दिए, आई इक्वल टू P अपॉन ये। ठीक, अब नेक्स्ट केस में, सेकंड केस में जो पावर हो जा रहा है, पावर 25 हो जा रहा है ना, और ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास रखे तो रेजिस्टेंस देखिए डिफरेंट आ गया और आई भी अपना डिफरेंट आ गया। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले केस में रेजिस्टेंस कितना है 1200 और नेक्स्ट केस में 1900 अप्रॉक्स। तो यहाँ पास रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, लेकिन करंट आप देख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, जो अपना करंट है, करंट डिक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, 2017 में बेसिक क्वेश्चन पूछा था, एक पहला क्वेश्चन पूछा था किलोवाट और किलोवाट आवर में डिफरेंस क्या है। तो किलोवाट मैंने बताया SI यूनिट किसका है, पावर का है ना। किलोवाट आवर SI यूनिट है एनर्जी का। ठीक है बेटा, तो ये आप लिख देंगे कि किलोवाट पावर का और एनर्जी का। तो अब एक बात और याद रखिए कि 1 किलोवाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, अब देखिए 1 किलो वाट में 1000 वाट इंटू 1 आवर, 1 आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो यह है, तो 1 किलो वाट इक्वल टू इतना जूल आ गया। तो ये क्या होगा, किलो वाट आवर। ठीक, तो बेसिक क्वेश्चन आएगा तो बता दीजिएगा किलो वाट क्या है, किलो वाट आवर क्या है, ये आप डेरिवेशन कर देंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा था कि जो अपन फॉर्मूला पढ़े ना V इक्वल टू P इक्वल टू वी आई, सेम क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पास बोला है कि जो 5 वोल्ट का बल्ब है और 500 माइक्रो एम्पियर, कैलकुलेट द रेट ऑफ पावर एंड रेजिस्टेंस P, और अपने को रेजिस्टेंस प्राप्त करना है। तो यहाँ पास आपसे बस यही चीज़ पूछने चाहता है वो कि आप इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये कहाँ से आ गया। तो 500 माइक्रो एम्पियर दिया, माइक्रो मतलब 10 की पावर -3, जब 10 की पावर -3 करोगे तो ये समथिंग ये इतना आ जाएगा 0.5 एम्पियर, है ना। तो कुछ नहीं था, बस एम्पियर को चेंज करना था, सॉरी माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज करना था और पहचानना था कि करंट है। सर अब तो हम पहचानने लगे हैं एम्पियर का डिफिनेशन, करंट है ना। तो अब आपको तो पता ही होगा करंट का SI यूनिट एम्पियर होती है, तो बस और कुछ नहीं था। तो चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन आ चुका है
कि जी ये पेपर में आए कि ना आए, लेकिन आपके लाइफ में तो ज़रूर आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये आपको बहुत अच्छा समझदार इंसान बना देगा साइंस की फील्ड पे। तो लेट्स मूव। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है, पहला में तो कुछ नहीं बोला यार, पहला तो ऐसे ही है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि दो रजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करें कि पावर हमको कम से कम पावर मिले, कंज्यूम हो। ओके, कम से कम पावर कंज्यूम हो। अच्छा, पावर कंज्यूम होने के लिए क्या, करंट भी मिनिमम होना चाहिए। और करंट मिनिमम कब होता है, करंट मिनिमम कब होता है, जब रजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत भौकाल क्वेश्चन है, ये लाइफ में यूज होते रहता है। तो यहाँ पास बोल रहा है कि एक घर है भाई, 3 बल्ब जलते हैं, कितने वाट के, 100 वाट के, और 5 घंटे के लिए जलते हैं जी। और 2 फैन भी जलाते हैं, चलता है, जो कि 50 वाट का है अपना, और वो 10 घंटे चलते हैं फ़ैन, है ना। और एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर तो भी बहुत ज़रूरत है ठंडी के लिए। आप लोग तो इलेक्ट्रिक हीटर ही से ही नहाते होंगे, लेकिन आपको बता दूं यहाँ कोई इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है। ओके, नहीं जनाई दे रहा था। इलेक्ट्रिक हीटर 1 किलोवाट का है, जो कि 30 मिनट जलता है रोज़। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, है ना, कंज्यूम इन 21, एक महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम किया होगा। ठीक है, कुल मिला के अब अपन को यहाँ बिल बनाना सिखा रहा है ना। तो अब इनर्जी पूछा, तो इनर्जी मतलब आप जान लीजिए, इनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। ओके, तो पहले हम पावर निकालेंगे, फिर टाइम, टाइम तो दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पावर निकालेंगे, बल्ब का पावर कितना है, तो 3 बल्ब है 100 वोल्ट का, वाट का। तो इसको 3 × 100, दैट इज़ पावर ऑफ बल्ब इज़ 3 × 100, दैट इज़ 300 वाट। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P × T। ओके, तो यहाँ एनर्जी अपना आ गया इतना। फर्स्ट एक दिन का निकाल रहे हैं ना अपन, है ना। यहाँ आवर में ही रहने देंगे, ठीक है, इसको चेंज मत कीजिएगा कि आप सेकंड में चेंज कीजिएगा, क्योंकि हमको एनर्जी निकालना है, तो ये जूल में होता है, वो सॉरी आवर में होता है ना। एनर्जी कंज्यूम बाय फैन, अब सबका अलग अलग निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग किसका निकाल लिए, यहाँ बल्ब का निकाल लिए और फिर फ़ैन का निकाल लिए। सिमिलरली कोई भी चेंज नहीं होगा। फ़ैन के लिए 2 फ़ैन है 50 वाट के, तो 2 × 50, तो 100 आ गया। और कितने घंटे चल रहे, 10 घंटे चल रहे, तो 10। तो यहाँ पास एनर्जी आ गया फ़ैन का, और अपना हीटर का भी एनर्जी यहाँ पास हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब टोटल एनर्जी करने के लिए सबको जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी और 31 दिन में कितनी एनर्जी है, तो हम इंटू कर देंगे। तो ये अपना 93 अप्रॉक्स आ गया किलोवाट। और इसका कॉस्ट तो वो 3 रुपये है, 3 रुपये 60 पैसे। तो इसको अपना, ये अपना टोटल कॉस्ट आ गया बिजली बिल। तो अपना आज हम इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म कर लिए हैं। तो अब जाइए और आप अपना पढ़िए बैठ के, और जो बताया हूँ इसको आप अपने से नोट्स बनाइए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। जहाँ समझ ना आए तो वीडियो देखिए। बार बार बोलता हूँ, वीडियो देखने का मतलब तभी निकलेगा जब आप खुद से बैठ के पढ़ेंगे, है ना। तो आप जो जो हम 16-17 क्वेश्चन डिस्कस किए, आप जाके इसको पढ़िए। और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए, या मैं नंबर भी दिया हूँ, तो आप नंबर में कॉल कर सकते हैं। तब के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कीप लर्निंग। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।